हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 33वां वीडियो है जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश जीके के टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि व्यापम के द्वारा कंडक्ट होते हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा के आयोग के द्वारा जो एमपीपीएससी कंडक्ट होता है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक प्रकार से औषधि है, क्योंकि लगातार ये सीरीज चल रही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक पर मैं डीप एनालिसिस लेके आता हूँ। हर क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस इस सीरीज में चल रहा है और लगातार ये सीरीज चलेगी। लगभग 10,000 क्वेश्चंस इस सीरीज में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियो से मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाए और लगातार मेरे ये सारे के सारे वीडियोस जो कि मध्य प्रदेश जीके पर आधारित हैं जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो भी मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देख पाए। तो लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़ने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करने, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है वो सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन सेलेक्ट करना है। देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करता हूं मैं ये 33वां वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने विथ एनालिसिस के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करना है। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर, वारना नदी पर, तवा नदी पर या फिर बेतवा नदी पर? तो ये बताइए तवा बांध किस नदी पर होगा? स्वाभाविक है, जब तवा बांध लिखा हुआ है तो ये तवा नदी पर ही निर्मित होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो तवा नदी है, ठीक है ना। और ये तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, नर्मदा की ये सहायक नदी है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इस नदी का उद्गम हुआ है महादेव श्रेणी से। महादेव श्रेणी जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सहायक श्रेणी है, ठीक है ना। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में काफी कुछ चर्चा की है, ठीक है। और महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही आती है कौन सी चोटी? मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर की, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और इसी पर ये बांध बना है जो कि है 1322 मीटर लंबा बांध है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध अगर किसी नदी पे बना है तो वो तवा नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ये भी आपको पता होना चाहिए, होशंगाबाद जिले में ये निर्मित किया गया है। वहीं से ये तवा नदी निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, वारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में स्थित है? रायसेन, विदिशा, सागर या फिर होशंगाबाद? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है रायसेन। रायसेन जिले में स्थित है ये वारना नदी पर जो बांध बनाया गया है। और ये वारना नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी है उसकी ये सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? हांडिया, पुनासा, मानधाता या फिर बड़वा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है मानधाता। मानधाता जो कि किस जिले में ये स्थित है? ये है खंडवा जिले में। तो ये इसका सही विकल्प है, इसको याद कर लीजिएगा। और मानधाता एक गांव है, ठीक है ना, जो कि है खंडवा जिले में। वहां पर ये परियोजना बन रही है। और ये किस नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। और इस पर 73 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि 520 मेगावाट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। मानधाता ये इतिहास की नगरी है, ठीक है ना। मानधाता ये जो सूर्यवंशी थे भगवान राम, ठीक है ना, उनके जो वंशज थे उन्होंने इस नगरी को बसाया था मानधाता के नाम पर। और ये खंडवा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, महेश्वर परियोजना कहाँ पर निर्मित की गई है?
महेश्वर के निकट, मंडलेश्वर के निकट, ओमकारेश्वर के निकट, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है बा, मंडलेश्वर। मंडलेश्वर के निकट में ये परियोजना निर्मित की गई है और ये कहाँ पर है? ये है खरगोन में। ठीक है ना, तो ये आपको जिले का भी नाम याद होना चाहिए। खरगोन जिले में स्थित है ये मंडलेश्वर में, और यहाँ पर कितना 35 मीटर ऊंचा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, 35 मीटर ऊंचा बांध है और जिससे कि बिजली उत्पादन किया जा रहा है 400 मेगावाट का। 400 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पूरे के पूरे पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है ना, महेश्वर परियोजना मंडलेश्वर के निकट में है और खरगोन जिले में पड़ता है ये, और वहां पर 35 मीटर बांध नर्मदा नदी पर, ये भी पता होना चाहिए, नर्मदा नदी पर है ये बांध बनाकर यहाँ से 400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न आ गया, थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? आ वर्धा नदी, बावन नदी, थावर नदी, या फिर तुंगभद्रा नदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है थावर। थावर परियोजना थावर नदी पर ही निर्मित की गई है और ये कहाँ पर है? ये है मंडला जिले में, और ये नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नर्मदा नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है ना, नर्मदा नदी में ये आके मिल जाती है। और ये जो परियोजना है ये सिंचाई परियोजना है, याद रखना, इसमें बिजली का उत्पादन नहीं होता। ये सिंचाई परियोजना के तहत यहाँ पर बांध बनाया गया और इससे कुल 18,000 के लगभग 18,212 हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित की जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी भूमि का यहाँ पर सिंचाई की जाती है 18,212 हेक्टेयर पर। ठीक है ना, और ये सिंचाई परियोजना के तहत ये थावर नदी पर ये परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? माही नदी, सोन नदी, चोरल नदी, या फिर कोलार नदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है चोरल नदी। चोरल नदी जो कि कहाँ पर है? ये इंदौर में है। ठीक है ना, इंदौर में ये घाटी पर है और ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल में जाके मिलती है और इस पर ही ये परियोजना अभी निर्मित की जा रही है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। और ये इंदौर में कहाँ पर है? ये योजना महू और महू तहसील से ही चंबल नदी का उद्गम है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, चंबल नदी भी यहीं से निकलती है महू में। कहाँ से? जाना पावा की जो पहाड़ी है वहां से। ठीक है, और इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। ठीक है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, 2006 वर्ष 2006 में लोकार्पित की हुई मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? देखिए, जिस जो नाम है उस नाम से ही वो नदी भी होगी, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके फैक्ट जरूर आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है उसमें मान नदी दी हुई है बिल्कुल, तो ये मान नदी पर ही निर्मित की गई है परियोजना। ठीक है ना, और मान नदी ये कहाँ पर है? ये है धार में, और ये किसकी सहायक नदी है? ये ताप्ती में जाके मिलती है, ताप्ती की ये सहायक नदी है और इस पर ये परियोजना 2006 में, ठीक है ना, इसका लोकार्पण किया गया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2006 में ये लोकार्पित की गई थी इस परियोजना में, और इसमें ये जो है मान नदी पर निर्मित की गई है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, धार जिला जो कि इंदौर का बिल्कुल बॉर्डर लगी हुई है इसकी, और धार में ही एक और नदी बहती है वो है माही नदी। ठीक है ना, और ये माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, कर्क रेखा को अगर मध्य प्रदेश की कोई नदी क्रॉस करती है तो वो है माही नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई की जाती है? वैनगंगा, चंबल, बारना, या फिर हलाली। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बारना। जो बारना नदी है, ठीक है ना, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, उसमें नहर बनाकर, ठीक है ना, होशंगाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये बारना नदी कहाँ से निकली है? ये रायसेन, ठीक है ना, रायसेन जिले की नदी है ये,
और ये बाड़ी के निकट यहाँ पर बांध भी बनाया गया है बारना पर, ठीक है ना। बाड़ी जो गांव है वहां पर उस पे बांध भी बनाया गया है, क्लियर है। और बाकी भी सब नहरें हैं, याद रखना। ये वैनगंगा नहर है, इससे सिंचाई की जाती है। बालाघाट जो जिला है उसमें सिंचाई की जाती है। इसी तरीके से चंबल की नहर है, ये बहुत बड़ी नहर है और इससे काफी बड़ा हिस्सा जो है सिंचित होता है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे उसकी सिंचाई परियोजना इस पे संचालित की जाती है, जैसे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर और नीमच, ये सभी शहरों में यहाँ पर सिंचाई की जाती है चंबल वाली नहर से। और हलाली जो नहर है, ये हलाली नहर विदिशा के पास में है। तो विदिशा और रायसेन, ठीक है ना, हलाली जो नदी है, ठीक है ना, विदिशा और रायसेन के जिले इस नहर से सिंचित होते हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में।
आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? चंबल घाटी परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, काली सागर परियोजना या फिर बाण सागर परियोजना? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसमें से सही विकल्प है बाण सागर परियोजना। ठीक है ना, ये जो परियोजना है यही जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और इसमें जो हिस्सा है तीनों राज्यों का वो किस तरीके से है, वो है 2:1:1 का रेशो, यानी कि 2 भाग मध्य प्रदेश का हिस्सा है, 1 भाग बिहार का और 1 भाग उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है ना, और ये किस नदी पर निर्मित है? ये है सोन नदी पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये नदी कहाँ से उद्गम है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये है अमरकंटक से। मैं बार बार ये रिवीजन आपको करवा रहा हूँ जिससे कि आप इसको रट लें। ठीक है ना, और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है वहीं से निकली है जोहिला नदी, अमरकंटक से निकली है जो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, स्वर्ण। ठीक है ना, स्वर्ण नदी भी इसको कहा जाता है। और ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा में पटना, जो पटना जिला है बिहार का, वहां पे जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा ये अमरकंटक कहाँ से? अनूपपुर। ठीक है ना, सारी फैक्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अनूपपुर जिले से ये इसका उद्गम है। अच्छा, अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, वो निकलती है नर्मदा नदी। क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं आपको जो अन्य ऑप्शन दिए हैं उसको भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये भी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना। ये मध्य प्रदेश ये जो चंबल घाटी परियोजना है ये 2 राज्य की परियोजना है। ठीक है ना, एक तो मध्य प्रदेश की और दूसरी राजस्थान की। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये भी 2 राज्यों की परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ठीक है ना, यूपी की। और काली सागर परियोजना जो है ये महाराष्ट्र और और मध्य प्रदेश की परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये बेतवा नदी पर है, और काली सागर परियोजना ये जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी ये परियोजना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये सारी परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। अगला प्रश्न आ गया, हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? विदिशा, राजगढ़, आबा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प विदिशा बिल्कुल सही है। जो विदिशा शहर है वो हलाली नहर से लाभान्वित होता है। इसके अलावा एक और है, वो है रायसेन। ये 2 जिले जो हैं, ये जो हलाली पर नहर बनाई गई है, हलाली नदी पर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी नाम से परियोजना चल रही है वो उस नदी पर ही नहर बनाकर बनाई गई हैं। और इसको एक परियोजना के नाम से और कहते हैं, वो उसको बोलते हैं अशोक सागर। ये भी आपको पता होना चाहिए, अशोक सागर परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, और इससे ये दोनों ही जिले लाभान्वित हैं। ठीक है, सिंचाई परियोजना है ये, नहर बनाकर वहां की जो क्षेत्र की भूमि है उसको सिंचित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? देवास, सीहोर, भोपाल या फिर शाजापुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सीहोर। ये सीहोर जिले में, ठीक है ना, स्थित है और ये कोलार नदी पर है। ठीक है ना, और इससे सिंचाई भी की जा रही है और साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेयजल, जो पीने का जल है, ठीक है ना, उसको भी यहाँ से सप्लाई की जाती है कोलार परियोजना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 12वां, बैरियारपुर बाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कैन नदी पर, बेतवा नदी पर, तवा नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो इसका विकल्प आ बिल्कुल सही है, कैन नदी पर ये स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये छतरपुर
ये पता होना चाहिए आपको, छतरपुर और पन्ना, ठीक है ना। ये पन्ना जो दोनों जिले की जो सीमा लगती है, ठीक है ना, उसकी सीमा पर स्थित है ये परियोजना, ठीक है ना। इसका नाम है बैरियारपुर बाई नहर परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? राजघाट परियोजना, अपर बैनगंगा, सुक्ता परियोजना या फिर वारणा? तो इसकी जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ये मैं आपको पिछले वीडियोज में भी मैं इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ और वो है अपर बैनगंगा, ठीक है ना। इस नाम से जो परियोजना चल रही है उसको संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये बैनगंगा नदी पर निर्मित है, ठीक है। और इससे बालाघाट और सिवनी, क्योंकि वैनगंगा नदी कहाँ से, सिवनी से निकलती है, तो ये सिवनी के साथ साथ बालाघाट ये दोनों जिलों की जो भूमि है उसकी सिंचाई की जा रही है, कृषि भूमि को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, उर्मिल परियोजना किस नदी पर, किस जिले में है? उर्मिल परियोजना, देखिए नाम दिया हुआ है तो वही नदी है उसकी, उर्मिल नदी पर ही है ये, लेकिन है किस जिले पर ये पूछा है इसमें। टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा या फिर जबलपुर? तो किस जिले में स्थित है ये? तो ये है छतरपुर। छतरपुर जिले में, सॉरी गलत ऑप्शन मैंने चूज कर लिया, ठीक है ना, टीकमगढ़ नहीं है ये है छतरपुर जिले में। तो ये इसका सही ऑप्शन है छतरपुर। ये छतरपुर जिले में स्थित है उर्मिल नदी पर और ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि छतरपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में भी उर्मिल नदी का बहाव है, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की ये संयुक्त परियोजना है जिसको कि उर्मिल परियोजना के नाम था, यानी कि उर्मिल नदी पर ये बनती है तो इसलिए इसका नाम उर्मिल परियोजना है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत से प्रदेश को कितना हिस्सा मिलता है, ठीक है ना, ये बताना है अपने को। तो 99 वॉट, 49.5 वॉट, 86 वॉट या 57.5 वॉट का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश को दिया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो सा है, ठीक है ना। ऊपर नीचे ऑप्शन हुए हैं, ठीक है ना, तो सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। 49.5 मेगावाट की जो क्षमता है ये मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जल विद्युत परियोजना है ये चंबल नदी पर है, ठीक है। मैं आपको पहले भी कई प्रश्नों में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। चंबल नदी पर क्रियान्वित ये परियोजना है जिसपे कि 3 बांध बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। पहला सॉरी पहला बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है, बाकी के 2 जो बांध हैं ये राजस्थान में है, ये ध्यान रहे। जो पहला बांध है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये है मंदसौर में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। दूसरा बांध जो है वो है चित्तौड़ में, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, चित्तौड़ में जो है उस बांध को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राणा सागर बांध। ये आपको पता होना चाहिए, राणा सागर बांध जो कि चित्तौड़ में है। और एक ये जवाहर सागर बांध है, ये जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान की कोटा में है। तो इस तरीके से 3 परियोजना चंबल नदी पर बन रही है जिसमें कि मध्य प्रदेश को इस जवाहर सागर से 49.5 मेगावाट, यानी कि टोटल यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो कितने वाट का हो रहा है? 99 मेगावाट का हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यहाँ पर 50-50% रेशो की शेयरिंग है, यानी कि जितना भी विद्युत बनेगी उसका आधा आधा दोनों राज्यों के पास में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी परियोजना है चाहे वो सिंचाई के लिए भी हो या फिर विद्युत की हो, दोनों में 50-50% की यहाँ पर शेयरिंग है। तो जवाहर सागर से कितनी 49.5% की जो क्षमता है वो मध्य प्रदेश को दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित नवीन नदी घाटी परियोजनाओं में से गलत छांटना है, गलत कौन सा है? हांडिया 51 मेगावाट, बोरास 55 मेगावाट, होशंगाबाद 7 मेगावाट, 60 मेगावाट या फिर सभी सही हैं? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प जो दा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि हांडिया में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो 51 मेगावाट का हो रहा है, बोरास में 55 मेगावाट का और होशंगाबाद में 60 मेगावाट की यहाँ पर विद्युत परियोजना संचालित की जा रही है। इसका परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में मान परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? जीराबाद, मनावर, कुच्ची या फिर गंधवानी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है?
तो सही विकल्प है जीराबाद। जीराबाद जो कि धार जिले में है ये। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, जो मान नदी है ये धार जिले में आती है और ये ताप्ती की सहायक नदी है और वहां पर ये परियोजना निर्मित की गई है। और पहले ही बता चुका हूँ 5 अक्टूबर 2006 को ये परियोजना लोकार्पित की गई थी, यानी पब्लिक के लिए ये चालू कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर या फिर बाण सागर? तो सही विकल्प बिल्कुल आप बता सकते हैं, मैंने काफी बार बताया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाण सागर बांध। ये जो बांध है ये नर्मदा नहीं, ये सोन नदी पर है। ठीक है ना, सोन नदी पर निर्मित है ये। ठीक है ना, और इसकी नींव कब रखी गई थी? 1978 में रखी थी ये नींव। किसने रखी थी? ये मोरारजी देसाई जी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है ना, और 2006 में ये परियोजना बनकर तैयार हुई थी, बाण सागर परियोजना। और इसका लोकार्पण किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है ना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका लोकार्पण किया था, बाण सागर परियोजना। और ये परियोजना संयुक्त परियोजना है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें हिस्सेदारी का मतलब 2:1:1 का रेशो है। मध्य प्रदेश के पास में 2 हिस्से आते हैं और एक एक हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के पास में जाता है। ठीक है, बाकी की तीनों परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर संचालित की जाती है। बरगी जो कि जबलपुर में है, जिसको रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम पे जानते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना ये महेश्वर के निकट में है, यहाँ खरगोन जिले में। और इंदिरा सागर परियोजना ये पुनासा गांव में जो पुनासा डैम बनाया गया है उसको इंदिरा सागर परियोजना बोलते हैं, जो कि खंडवा जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़? तो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। तो ये इसका सही विकल्प है। और ये जो बांध है राजघाट बांध, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? ललितपुर जो जिला है वहां पर इसको बनाया गया है। और इस राजघाट बांध को माता टीला बांध भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। और साथ साथ में इसको रानी लक्ष्मीबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपको? तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1972 में। ठीक है ना, इसको शुरू कर दिया गया था। और ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी, और इसका उद्गम कहाँ से बेतवा नदी का? ये रायसेन से निकली है। रायसेन के कहाँ से? कुमरा गांव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी पॉइंट है बेतवा नदी के। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की ये नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। जिस तरीके से गंगा में प्रदूषण है वैसे ही बेतवा में भी प्रदूषण है। इस कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये इसकी टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर। और ये यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, जो कि हमीरपुर के पास में, याद रखना, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास में यमुना में जाकर ये बेतवा नदी मिलती है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बन चुका है ये, बनाया है। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। चंबल नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी या फिर कावेरी नदी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नर्मदा नदी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलग अन्य पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। सरदार सरोवर बांध ये इसको ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में ये कहाँ पर बनाया गया है? ये गुजरात में है, नर्मदा नदी में, गुजरात में बिल्कुल आखिरी में, मतलब सबसे आखिरी बांध अगर कोई है नर्मदा नदी पर तो वो सरदार सरोवर बांध ही का निर्माण किया गया है गुजरात में। कहाँ पर? नौगांव में। गुजरात में नौगांव जो क्षेत्र है वहां पर इस बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। और यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो भी इसी ही नर्मदा नदी के किनारे पर ही बनाई गई है, सरदार सरोवर। क्योंकि सरदार सरोवर बांध उन्हीं के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। ठीक है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इस परियोजना की कल्पना की थी और इस परियोजना का सपना देखा था।
और ये सपना कब देखा था? 1959 में। 1959 के आसपास ये सपना देखा था और ये पूरी की पूरी सपना जो साकार हुआ, ये कब हुआ? ये अभी कुछ वर्षों पहले ही ये पूरा का पूरा सपना साकार हो पाया है और इसमें काफी प्रयास करने पड़े, काफी इसमें विवाद भी हुआ। उसके बाद में ये पूरी की पूरी परियोजना संचालित हो पाई और इसको गुजरात, मध्य प्रदेश की इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें 4 राज्यों की हिस्सेदारी है सरदार सरोवर बांध में। 4 कौन-कौन से? एक तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा? गुजरात, क्योंकि गुजरात में बना हुआ है तो गुजरात में भी होगी, और साथ में महाराष्ट्र और साथ में राजस्थान, ठीक है ना। ये 4 राज्यों की इसमें हिस्सेदारी है। बिजली से जो हिस्सेदारी है वो 3 राज्यों की है और सिर्फ राजस्थान को इसमें पानी की हिस्सेदारी मिली, यानी कि पानी की सप्लाई सिंचाई के लिए वो सरदार सरोवर बांध से राजस्थान में भी की जाती है। तो ये पूरा क्लियर हुआ आपको। तो बाकी की चीजें मैंने आपको बताई दी हैं कि नर्मदा नदी पर ये निर्मित है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इंदिरा नहर नर्मदा, उज्जैन क्षिप्रा, गांधी सागर चंबल और भाखड़ा नांगल सतलज। तो कौन सा विकल्प है जो कि इसमें सही नहीं बनाया गया? तो वो है इंदिरा नहर नर्मदा। ये विकल्प सही नहीं बनाया क्योंकि इंदिरा नहर नहीं है, ये इंदिरा सागर एक बांध बनाया गया है इंदिरा सागर परियोजना के नाम पर, जो कि नर्मदा नदी पे, ना कि कोई नहर है, ठीक है। बाकी की ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। उज्जैन में क्षिप्रा है, गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पे बना है और भाखड़ा नंगल जो बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध का निर्माण हुआ है? कोलार बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध या फिर केरवा बांध। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प है गांधी सागर बांध। जैसे कि मैं पिछले कई प्रश्नों में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे बना है और ये कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में ही है ये, मंदसौर। मंदसौर जो जिला है वहां पर निर्मित किया गया है और मध्य प्रदेश का सबसे पहला बांध है ये, सबसे पहला बांध है ये। सबसे पहले बनाया गया था 1948 में, इसकी नींव रखी गई थी और ये 1953 में बनकर तैयार हो गया था। और इसकी नींव किसने रखी थी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और यहीं से भारत को हृदय प्रदेश के नाम पर जाना गया था, हृदय प्रदेश के नाम से पुकारा गया था मध्य प्रदेश को, ठीक है ना। भारत का जो मध्य प्रदेश है इसको हृदय प्रदेश के नाम पर जो नाम दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, 52 सिंचाई परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश गुजरात। तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कई प्रश्नों में मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ कई वीडियो में। तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और ये कहाँ पर बनाई गई है? ये बालाघाट में है। बालाघाट में जो कटंगी है, ठीक है ना, कटंगी के पास में है ये आपको क्लियर होना चाहिए। बालाघाट में कटंगी, बालाघाट में कटंगी के पास में कटुआ गांव है, ठीक है ना, बिल्कुल मिलता जुलता है। कुटवा जो गांव है उसके पास में ये बावनथड़ी नदी, ये बावनथड़ी जो नाम है ये बावनथड़ी नदी के कारण है। जितनी भी परियोजना में जो नाम दिए गए हैं वो नदी के नाम पर दिए गए हैं। तो बावनथड़ी नदी पर ये परियोजना संचालित की जा रही है और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और इससे मध्य प्रदेश के 2 जिलों की जो कृषि भूमि है वो इससे पूरी सिंचाई में काम आती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है सिवनी और दूसरा है बालाघाट स्वयं, ठीक है ना, क्योंकि बालाघाट में बनी है तो बालाघाट भी इसी के परियोजना में संचालित, तो जितनी भी भूमि है उसमें सिंचाई में काम आता है, ठीक है। तो कुल 80,000 एक हेक्टेयर, 80,000 से भी अधिक जो भूमि है हेक्टेयर की वो इससे सिंचाई की जाती है मध्य प्रदेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 24वां, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी। कब की गई थी? 17 जून 2014, 2015, 17 दिसंबर 2015 या 17 मार्च 2015। तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है 17 जून जो 2014 को ये परियोजना चालू की गई और ये नर्मदा और गंभीर नदी की संयुक्त परियोजना है। गंभीर नदी, ठीक है ना, ये क्लियर हो गई। और गंभीर नदी किसकी सहायक नदी है? ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है गंभीर नदी, ठीक है ना। तो ये गंभीर लिंक नर्मदा में मालवा
मालवा लिंक परियोजना, यानी कि नर्मदा को गंभीर में लिंक किया गया, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, गंभीर नदी में इसको लिंक किया गया। तो ये 17 जून 2014 को इसको लिंक कर दिया गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 25वां, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तवा, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा या फिर महानदी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प है नर्मदा घाटी परियोजना। यही परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और इसमें 29 से ज्यादा, ठीक है ना, परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी परियोजना है, इसमें 29 बड़ी परियोजना इस पर संचालित हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी। पूरे मध्य प्रदेश को बीचों बीच से काटती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा घाटी परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये थे प्रश्न 25 आपके सामने रखे। कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझाना कैसा लगा। साथ में वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी एमपीजीके की इस सीरीज से जुड़ पाएं। लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। जो ऑल का जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो चूज करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। जो भी मैं बनाऊंगा वो सारे वीडियोस आपको मिल पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला मध्य प्रदेश जीके का वीडियो लेकर फिर आपको कल मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।